आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 3 बजे 3 खबर की पहली खबर आपको बताते हैं। तोकते और यास तूफान के बाद में कोरोना के संकट के बीच में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे। सीएम ठाकरे पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उनकी मुलाकात हो चुकी है और सीएम के साथ साथ राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार, उनके साथ में मंत्री अशोक चौहान भी मौजूद रहे। ठाकरे ने इस दौरान पीएम मोदी के सामने मराठा आरक्षण, तोकते तूफान, मेट्रो शेड, जीएसटी कलेक्शन को लेकर बात रखी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से जो मुलाकात हुई है, उन्होंने सभी मुद्दों को बहुत ध्यान से सुना है, बहुत गंभीरता से सुना है। सीएम ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के साथ मराठा आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण, उसके अलावा मेट्रो शेड, जीएसटी कलेक्शन और उसके अलावा जितने भी क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर मुद्दे थे, साइक्लोन का मुद्दा था, अन्य मसलों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही ठाकरे की ओर से मांग की गई है कि मराठी भाषा को केंद्र की ओर से स्टेटस दिया जाए। सीएम ने कहा कि तमाम मुद्दों को लेकर हमने पीएम मोदी को पत्र सौंपे हैं। आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक था। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस और सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कई मसलों पर विवाद भी रहा, फिर चाहे वैक्सीन पॉलिसी हो या फिर लॉकडाउन को लेकर कोई नीति हो। कई मसलों में महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र का विरोध भी किया है, लेकिन आज की जो मुलाकात हुई है उसको सकारात्मक बताया गया है। तो आज की मुलाकात को पूरी तरीके से सकारात्मक बताया गया है। उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी की मुलाकात हुई है। कई मुद्दे थे जिस चीज को लेकर इसमें बातचीत हुई है, चाहे वो मराठा आरक्षण का मुद्दा हो या फिर साइक्लोन से जितना भी नुकसान हो उसको लेकर बातचीत हो, उसको लेकर भी आज बातचीत हुई है, क्योंकि पहले ही कह दिया गया था कि तमाम मुद्दों पर आज बातचीत होनी है। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता मुंबई से समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, आज बड़ी बैठक हुई है, बड़ी मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी की। हालांकि बार बार कहा तो यही जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से कि एक सकारात्मक मुलाकात हुई है, सकारात्मक बातचीत हुई है। जितनी बातों को रखा गया सीएम की तरफ से, सभी बातों को प्रधानमंत्री ने सुना है। और क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? जो है आज दिल्ली प्रधानमंत्री आवास पर उनसे मिले हैं और इसमें तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्री की दूसरी मुलाकात है, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी से दूसरी मुलाकात कर रहा है। ऐसे में तमाम चर्चाएं की गई, जिसमें सबसे आम रही है जिस तरह से महाराष्ट्र में पदोन्नति को लेकर जो है आरक्षण की मांग चल रही है, उसको लेकर चर्चा की गई। उसके बाद जो है तोकते तूफान को लेकर जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए वही एनडीआरएफ ने जिस तरह से भूमिका निभाई थी उनके फंड के लिए भी चर्चा की गई है। उसके बाद अहम सबसे जो कोरोना काल के दौरान चल रहा है वो वैक्सीन को लेकर भी चर्चा की गई। इसके बाद तमाम जो राजनीतिक समीकरण थे, राजनीतिक मुद्दे थे, उसको लेकर भी चर्चा की। हालांकि मुलाकात के बाद तुरंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पॉजिटिव बताते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि पीएम मोदी से मुलाकात कहीं न कहीं पॉजिटिव रही है। उसको लेकर कहीं न कहीं उन्होंने सराहना भी की है। मुलाकात हो चुकी है, बैठक हो चुकी है, इस बैठक का निचोड़ क्या निकलकर सामने आया? क्योंकि ठीक है, मुलाकात हुई है, लगातार सकारात्मक उसको बताया जा रहा है, लेकिन क्या वो मुद्दा था जिस चीज को लेकर मुलाकात हुई है? इस बैठक से निचोड़ क्या निकलकर सामने आया है? क्या कोई रिएक्शन केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया हो? क्योंकि सिर्फ सकारात्मक की बातें अभी तक निकलकर सामने आ रही है, उसके अलावा निचोड़ क्या बैठक का? देखिए काजल, खासतौर पर देखा जाए तो जो सकारात्मक की बात हुई है वो सिर्फ इस आधार पर की गई है कि पीएम मोदी ने उनकी सारी बातों को सुना और उस पर गंभीरता से अमल करने का बात रखी है। लेकिन अब तक कोई रिजल्ट की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठे देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कह दिया है कि राज्य सरकार का केंद्र सरकार से इस तरह का मिलना कोई औचित्य नहीं बनता। हालांकि राज्य सरकार सबसे पहले अपने कामों को अंजाम दे, उसके बाद अगर केंद्र से मिलती है जाहिर तौर पर ये कहीं न कहीं मामला भुनाने लायक है। जाहिर तौर पर ये पूरा निशाना कहीं न कहीं महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर है, क्योंकि आरक्षण को लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार से मांग की गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने ही आरक्षण का जो जिया था उसको रद्द किया है। तो लिहाजा महाराष्ट्र सरकार को सबसे पहले इससे काम करने चाहिए, उसके बाद जो है केंद्र सरकार के पास जाना चाहिए। इस तरह की बातें जो है अब कहीं न कहीं महाराष्ट्र में बैठे विपक्ष करने लगा है।
सत्यप्रकाश, आरक्षण का मुद्दा, मराठा आरक्षण का मुद्दा ऐसा है जिस पर 2018 में लगाम लग चुकी थी और कोर्ट का इंटरफेयर उसमें हुआ था। उसके बाद इस मुद्दे पर लगाम लगी थी। एक बार फिर से अब शिवसेना उस मुद्दे को उठाना चाहती है। देखिए, आने वाले समय में जल्द ही मनपा का चुनाव है, यानी कि फरवरी में शायद ये चुनाव हो सकता है। उसको लेकर भी तैयारियां मानी जा रही है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार महाराष्ट्र की सरकार की कुर्सी को लेकर उठापटक हो रही है, उसको लेकर भी कहीं कहीं ये चर्चा और बाजार गर्म है। क्योंकि लिहाजन जब दो राजनीतिक बड़े नेता मिलते थे, जाहिर तौर पर राजनीतिक बातें जरूर होती है। ऐसे में माना जा रहा था कि जिस तरह से लगातार विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार शिवसेना को घेरती रहती है, वही शिवसेना भी मुखपत्र सामना के जरिए केंद्र सरकार को घेरती रहती है। उसको लेकर भी कहीं कहीं चर्चा हुई है। तो जाहिर तौर पर अगर दो बड़े नेता मिलते हैं तो राजनीतिक चर्चा जरूर होती है। लिहाजा इस नजर से भी देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो लगातार सीएम की कुर्सी को लेकर उठापटक हो रही है, शायद इससे भी कुछ चर्चा हुई होगी। मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है अब तक सिर्फ महाराष्ट्र तक अटका हुआ था, लेकिन अब वो मुद्दा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में आ चुका है, बीजेपी और शिवसेना के बीच में आ चुका है। क्या लगता है इस मुद्दे का क्या हो सकता है? आगे बढ़ेगा या फिर कोर्ट के दखल के बाद जिस तरीके से अटक गया था वैसे ही अटका रहेगा? जी देखिए, जिस तरह से पदोन्नति को लेकर आरक्षण की मांग लगातार आरपीआई दलित समाज से किया जा रहा है, वो कहीं कहीं महाराष्ट्र सरकार के खाते में जाता है। महाराष्ट्र सरकार को ही अंतिम निर्णय लेना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि केंद्र इसमें आगे बढ़कर इस पूरे मामले को उठाए। लिहाजा ये पूरा मामला सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज से पूरे देश के लोग, तमाम लोग हैं जो प्रभावित है। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से कर आरपीआई की नेता ने बोला कि 80 लाख इस पूरे आरक्षण से जाहिर से प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे में केंद्र की भी भूमिका बनती है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से गुहार लगाई है। हमारे साथ इस समय राजकुंज शिवसेना नेता जुड़ चुके हैं। राजकुंज जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी नमस्कार। राजकुंज जी, मुलाकात हुई है आज, तकरीबन 1 घंटे तक ये मुलाकात हुई है सीएम उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। कई मुद्दे थे जो पहले ही बता दिए गए थे कि आज उन पर बातचीत होनी है, चर्चा होनी है। शिवसेना का रिएक्शन क्या है? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मराठा आरक्षण के ऊपर ये मुलाकात हुई है और जो आप देख रहे हैं जिस तरह से कोविड से जो इतना बड़ी क्षति हुई है महाराष्ट्र के अंदर, और दूसरा वैक्सीनेशन के कई अहम मुद्दे थे जिनके ऊपर माननीय उद्धव जी ने बात करी है माननीय प्रधानमंत्री जी से, और ये बैठक करना लाजमी था, जरूरी था, इसलिए करी गई है। और आने वाले दिनों में आपको प्रधानमंत्री जी के ऊपर है कि वो किस प्रकार से इस पर कदम उठाते हैं। शिवसेना को क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि उम्मीदों के साथ ही मुख्यमंत्री बैठक करने के लिए गए? बिल्कुल बिल्कुल जी, उम्मीद है, उसीलिए तो वहां पर आकर बैठक करी है दिल्ली के अंदर। उम्मीद की वजह से ही बैठक करी गई है कि कम से कम रिजल्ट निकले और महाराष्ट्र में जो लोग मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे हैं उस पर भी कदम उठाएं प्रधानमंत्री महोदय। तो इसी वजह से मुलाकात की गई है और ये मीटिंग काफी अच्छी रही। जहां तक मेरे को जो इसमें समाचार प्राप्त हुआ है, जो मीटिंग है बहुत अच्छी रही है। 1 घंटा 40 मिनट की मीटिंग थी है और इसमें राजनीतिक तौर पर भी देखा जा रहा है, इसका कोई इस प्रकार से मतलब कोई दूसरा मतलब ना निकाला जाए। बाकी जो महाराष्ट्र की जनता के लिए जो फेवर है, जो उनके प्रति जो भी इसमें होगा वो जरूर कार्यवाही करेंगे प्रधानमंत्री। साइक्लोन को लेकर क्या बातचीत हुई? क्योंकि साइक्लोन को लेकर कहा यह जा रहा था कि गुजरात की तर्ज पर महाराष्ट्र की सरकार भी चाहती है कि उनको राहत मिले, जिस तरीके से गुजरात में हो पाया। नुकसान बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, भेदभाव पूर्ण कार्रवाई नहीं उम्मीद करते कि इस प्रकार से कोई भेदभाव पूर्ण कार्रवाई हो और जो सबके साथ हो वही महाराष्ट्र के साथ भी हो। तो ये नहीं अलग से कुछ नहीं चाहते। वो ठीक है, मराठा आरक्षण का मुद्दा जो है उसके ऊपर तो पहले से ही हम प्रतिबद्ध हैं और उस पर हम प्रधानमंत्री महोदय को उसके बारे में जानकारी दी गई और बताया गया है। और दूसरी बात, अभी मुलाकात हुई है उद्धव जी की प्रधानमंत्री से, अब तक जब से सीएम बने हैं दूसरी बार मुलाकात हुई है ये। और उससे पहले जो मुलाकात थी वो 6 दिसंबर 2019 को हुई थी। और लेकिन अब ये मुलाकात जो है, इस पे जो अहम मुद्दे थे वो एक तो मराठा आरक्षण के थे, दूसरा मेट्रो कार शेड परियोजना थी उसकी मांग करी गई है, और कॉर्प इंश्योरेंस के मुद्दे पर बात हुई है। एनडीआरएफ की क्षतिपूर्ति जो हुई है, जो आप देखा पीछे आपने, उस आपदा के ऊपर भी बात की गई है। और मराठी जो लोग हैं उनको एलिट क्लास में रखा जाए, ये कहा गया है आज। लेकिन राजकुंज जी, एक बात और है, जो मराठा आरक्षण का मुद्दा है वो मुद्दा
शिवसेना ने रखा, उद्धव ठाकरे ने, सीएम ने जाकर रखा है प्रधानमंत्री मोदी के सामने, वो रखा है एक तरीके से केंद्र सरकार के सामने, केंद्र सरकार के नजरिए से, जैसे कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सामने वो मुद्दा रख दिया है। लेकिन यहाँ पर उस बात को भूला नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता कि उसी राज्य में बीजेपी विपक्षी दल है। जी देखिए बीजेपी विपक्षी दल है, पूर्व में हमारे मित्र भी रही है बीजेपी। कोई ऐसा हमारा कोई जिस तरह से दूसरे हम नहीं नाम नहीं लेंगे किसी का कि जिनके दूसरों के ऐसे रिलेशन है प्रधानमंत्री जी के साथ जो इस प्रकार से उनका वो करते हैं। हमने हमेशा प्रधानमंत्री जी का साथ भी दिया है। कई मुद्दे ऐसे CAA का मुद्दा था जिस पर प्रधानमंत्री जी का साथ भी दिया। तो आज हम भी उनके अपने साथ डिमांड कर सकते हैं उनके कि हमारे भी आप साथ, हमारा जो मुद्दा है उस पर भी आप गौर कीजिए। क्योंकि दूसरी बात यह है, देखिए 24,000 करोड़ रुपए का हमारा GST का जो केंद्र से लेना है वो भी हमें चाहिए। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी आपदा है, हर तरफ से हम झेल रहे हैं। कहीं समुद्र से झेल रहे हैं तो कभी आकाश से झेल रहे हैं, तो धरती हर तरफ से जल भी देखें आप किस प्रकार से वहां पे तबाही मचा रहा है, कोरोना भी मचा रहा है। मतलब आप सबसे ज्यादा जो ग्रसित है वो महाराष्ट्र ही है। और फिर भी हम इतने ज्यादा, जितने दूसरे लोग दूसरे राज्य इतनी डिमांड करते हैं, फिर भी हम अपनी इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय ने पीछे उद्धव ठाकरे जी की तारीफ की थी, महाराष्ट्र सरकार के कार्यों की भी उन्होंने तारीफ की थी। और हम भी जब प्रधानमंत्री भी कोई अच्छे कार्य करते हैं तो उनकी भी तारीफ हम हमेशा करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम आज अगर हमें जरूरत है तो हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री उस पर दिल खोलकर। वो सुविधाएं तो खैर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का अपना मामला है, अपना मसला। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से आप ये चाहते हैं कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर गौर करे। किस तरीके से, किस उम्मीद के साथ, क्या मदद आपको चाहिए, किस तरीके से आप चाहते हैं कि उसमें केंद्र सरकार उस पर गौर करे? देखिए मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि वो मामला हो चुका उस टाइम पर। जी बिल्कुल। जी हाँ। इसी वजह से हम चाहते हैं कि इस पे पुनर्विचार किया जाए और इसीलिए हम प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में उनको अवगत कराया गया है, उनको बताया गया है और जरूर वो इस पे कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। और जैसे भी जो भी होता है, देखिए इस प्रकार से हम अभी तो जो चीजें हमने बताई हैं उस पर क्या डिसीजन लेते हैं तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर है ना, उनके दिल के अंदर क्या है वो क्या करेंगे, ये तो बात आने वाले समय में सबको आपको पता चलेगा। क्या इस मुलाकात से पहले उद्धव ठाकरे की मुलाकात शरद पवार से भी हुई थी, उसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे, क्या बातचीत हुई थी? राजनीतिक गलियारों में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी है उस मुलाकात को लेकर, सीएम के बीच में और शरद पवार के बीच में। देखिए शरद पवार जी सिर्फ उद्धव जी उनसे सलाह नहीं लेते, सीनियर हैं, एनसीपी के लीडर हैं और वो इतने सीनियर हैं कि उनकी इतना एक्सपीरियंस है। प्रधानमंत्री जी भी कई बार शरद पवार जी से सलाह लेते हैं, सिर्फ उद्धव जी नहीं। तो इसलिए ये बात किसी से छुपी नहीं है, ये सबको पता है, राजनीतिक कहा जाता है शरद पवार को। बिल्कुल। तो इसलिए कोई उस चीज को इतना महत्व नहीं देने की आवश्यकता, क्योंकि वो एक मुलाकात है। बिकॉज जब आप एक स्टेट को अगर आप चला रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ खामियां हो या कोई चीज अच्छी है या बुरी है, कुछ गलत हो रहा है तो उसको आपको आत्ममंथन की आवश्यकता होती है या कुछ सजेशंस की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से विचार विमर्श चलते रहते हैं। एक अच्छी राजनीति की यही एक बात होती है कि आपस में आप एक दूसरे से शेयर करें जो भी अच्छी और बुरी चीजें। ठीक है राजकुंज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्य प्रकाश, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, इस मुलाकात के बाद क्या लग रहा है, अगर हम धरातल पर देखें तो इन सभी मुद्दों को लेकर किस तरीके की मदद केंद्र सरकार से मिल सकती है? मदद मिल भी सकती है या फिर सिर्फ विपक्षी पार्टी का ही सहयोग रहेगा? जिस तरीके से विपक्ष का अब तक हमने देखा है, विपक्ष का ये धर्म बीजेपी निभाती आई है महाराष्ट्र में, कहीं ऐसा ना हो इस मुद्दे पर भी केंद्र एक तरफ हो जाए और वहां पर सिर्फ विपक्ष का चेहरा दिखाई दे। जी देखिए काजल, जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार ने कई मुद्दे पर पीएम मोदी से बात की है, उसमें सबसे अहम मुद्दा आरक्षण को लेकर रहा है। आरक्षण को लेकर हालांकि सारी बातें अधचले में है, क्योंकि लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र में बैठे विपक्ष की भूमिका निभाने वाले देवेंद्र फडणवीस साफ तौर पर कहा है कि सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार अपना होमवर्क करे, उसके बाद केंद्र के पास जाए। क्योंकि जब कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया था उसके बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा अच्छी पहल नहीं की गई थी, लिहाजा इसलिए कोर्ट ने इस मुद्दे को जो है बर्खास्त कर दिया था। लेकिन अगर महाराष्ट्र सरकार सही से पैरवी करती तो शायद ये मुद्दा बहाल नहीं होता। उसको लेकर भी जाहिर तौर पर विपक्ष भूमिका जो कहीं के सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने पीएम मोदी से गुजारिश की है कि मराठी भाषा को जो है कहीं के राज्य का स्टेटस दिया जाए, उसको लेकर जाहिर तौर पर पीएम मोदी ने भी सराहा है। उसके बाद यहाँ में विपक्ष बैठी सरकार ने भी विपक्ष में बैठे देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जाहिर तौर पर एक पहल कहीं
महाराष्ट्र सरकार के लिए अच्छी है। तो जाते हुए कुछ मुद्दे पर जरूर महाराष्ट्र सरकार को राहत मिलने वाली है, लेकिन जिस तरह से आर्थिक पैकेज की बात की गई है वो कहीं न कहीं जरूर केंद्र इस पर विचार करेगी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा लगातार महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद लगा रही है महाराष्ट्र सरकार कि केंद्र सरकार पूरे मामले में ज्यादा से ज्यादा उनको मदद करे। लेकिन सबसे अहम बात की कांग्रेस के एक मंत्री नेता जो अशोक चौहान बैठे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जीएसटी को लेकर भी अहम बातें की गई। बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और अगली जो 3 बजे 3 खबरें 2 बची हुई हैं वो आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देश भर में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है और उसी बीच में पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कोरोना संकट के बीच में लगातार प्रियंका गांधी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं। इस बार कांग्रेस महासचिव ने कोरोना संक्रमण से हुई मौत के आंकड़े पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि कोविड से हुई मौतों के बारे में सरकार के आंकड़ों और शमशानों कब्रिस्तानों के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने आंकड़ों को जागरूकता फैलाने और कोविड वायरस के फैलाव को रोकने का साधन बनाने के बजाय प्रोपेगेंडा का साधन क्यों बना दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप ये भी लगाया है कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी से मौत के आंकड़ों और घातक कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने की बजाय दुष्प्रचार का साधन बना दिया है। उन्होंने सरकार से प्रश्न पूछने की अपनी श्रृंखला के तहत वीडियो जारी करके दावा किया है कि महामारी की वजह से मरने वालों के आधिकारिक आंकड़ों और कई शहरों में शमशानों और कब्रिस्तानों में हुए अंतिम संस्कारों की संख्या में बहुत ज्यादा अंतर है। तो आज ट्वीट करके प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। A massive deficit between official death data on COVID and unofficial data gathered from crematoriums, graveyards and other sources. Why has the government used data primarily as a propaganda tool rather than using it for what it's meant to be used, to stop the spread of COVID? Experts all around the world have said, make data public and make it transparent. That's the only way we can win the battle against COVID. Why has our government not? केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल ढींगरा जी, बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। नमस्कार। केवल ढींगरा जी, हमने देखा है जब से कोरोना काल की शुरुआत हुई है इंतजाम भी बहुत देखे हैं और बद इंतजामियां भी बहुत ज्यादा हुई हैं, लेकिन हर चीज में एक चीज जो है वो कॉमन रही है कि कांग्रेस ने
हर बार कमियां निकाली हैं। इस बार भी प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर यही कहा है कि मौत के आंकड़ों में बहुत ज्यादा फर्क है, जो कि शमशान घाट के आंकड़े हैं और रजिस्टर के आंकड़े हैं। देखिए, बात ठीक है, कांग्रेस गलतियां नहीं निकालती, कांग्रेस इनको समझाती है और चिताती है, लेकिन ये गवर्नमेंट है कि समझने का काम नहीं कर रही है। आप देखिए, आंकड़े छुपाने का काम कौन कर रहा है? ये तो सरकार का ही काम है। सरकार को बताना चाहिए कि कितनी डेथ हुई है और कितनी जो है वो, जब सारी चीज मैच ही नहीं करती, इनके आंकड़े और जो जहाँ पे बॉडीज को जलाया जाता है या वो करा जाता है उनका अंतिम संस्कार, वो सारे आंकड़े जो हैं आपस में मेल नहीं खाते। तो जब मेल नहीं खाते तो आवाज तो उठेगी। और जब आप छुपा रहे हैं हर चीज को, तो इस चीज के बारे में क्लैरिटी लोगों को बतानी पड़ेगी। आप ये देखिए, अभी तो जिनको जलाया जा रहा है और जिनकी वो है, वो तो आंकड़े नहीं मिल रहे। और कई ऐसी चीजें हैं, आपको ये देखा होगा कि आपने यूपी और बिहार के अंदर पानी में लोगों ने बहा दिया, वहीं पे ही हिंदुओं की बॉडियों को दफना दिया गया। केवल ढींगरा जी, ठीक है, वो बात ठीक है, आपकी जो बात आप बता रहे हो वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं और तस्वीरें वो सबने देखी उत्तर प्रदेश की, जिस तरीके से निकलकर सामने आई। लेकिन अब सवाल यह है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ ट्वीट करती है। हम राहुल गांधी के ट्वीट देखते हैं, हम प्रियंका गांधी के ट्वीट देखते हैं। ट्वीट करने से क्या होगा? सरकार हल्के में लेती है। कुछ ऐसा करिए ताकि सरकार पर असर हो। ट्वीट करने से कुछ हो नहीं पा रहा है, एक्चुअली बात ये है। बात आज कोरोना काल के अंदर हम डिमॉन्स्ट्रेशन करें तो फिर कहेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेशन क्यों की। अगर हम बयान दें तो कहेंगे कि बयान क्यों दिया। नहीं, वो अगर तो विपक्ष का काम है। लोकतंत्र में विपक्ष की खूबसूरती है, वो विपक्ष का काम है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकूंगी, एक ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद आपसे जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला। दो खास मेहमान हमारे साथ इस समय चर्चा करने के जुड़े हुए हैं। संजय आहूजा जी, बहुत स्वागत है आपका बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। संजय जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और केवल ढींगरा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, एक बार फिर से प्रियंका गांधी कह रही है कि शमशान घाट के जो आंकड़े हैं और सरकारी जो आंकड़े हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस उनमें है, मौत के आंकड़े। जी, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के आंकड़े होंगे, सरकार के आंकड़े बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये कभी भी आरटीआई के माध्यम से मांग सकते हैं। हम सरकार में हैं, हमारी पूरी जिम्मेवारी बनती है और पब्लिक तक सही आंकड़े देना। विपक्ष का काम सिर्फ जो अभी कर रहे हैं, ये सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी तथ्यहीन बात कर रहे हैं। ये आंकड़े जो सरकार ने पेश किए बिल्कुल दुरुस्त आंकड़े हैं और ये हम जनता को बताना चाहते हैं कि विपक्ष, अगर विपक्ष अच्छे से भूमिका निभाए इस कोरोना महामारी में, सरकार को सुझाव के रूप में कोई बात करना चाहता है तो स्वागत है। ये बातें करके जनता को बरलाए नहीं। केवल ढींगरा जी, ठीक है, केवल ढींगरा जी, बरगलाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, बिना तथ्यों के बात कांग्रेस वाले कर रहे हैं। देखिए, अभी एक क्लैरिटी देखिए, कह रहे हैं कि हमारे आंकड़े बिल्कुल सही हैं। अगर इनके आंकड़े सही हैं तो जो क्रिमिनेशन सेंटर की रिपोर्ट है और जो ये आंकड़े पेश कर रहे हैं, उनमें इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? आप ये देखिए कि ये हाइपोथेटिकल, अगर मैं फिगर थोड़ी सी बताऊं आपको, तो ये तो सिर्फ 3 लाख आंकड़े बता रहे थे पिछले टाइम में। और जो अगर उसके साथ अगर हम क्रिमिनेशन सेंटर के साथ अगर वो करें तो वो करीबन 15 से 20 लाख आ रहा है। तो इतनी फिगर का डिफरेंस आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे आंकड़े सही हैं। और जिस बॉडी जो गंगा में बहाई गई या दफनाई गई वहां पे, वो तो गिनती में ही नहीं है।
तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये फिगर करीबन 50 लाख से भी ऊपर के करीब हो सकती है। और अभी देखिए, सरकार का काम होता है उस आंकड़ों को सही पेश करना, जो कि ये नहीं कर रहे। से बाहर निकलिए ना आप लोग, कांग्रेस वाले भी तो ट्विटर से बाहर नहीं निकलते हैं ना, आप लोग भी उसी में हैं, सिर्फ ट्वीट करेंगे निशाना साधेंगे, ट्वीट करेंगे निशाना साधेंगे। ट्विटर से बाहर निकलिए ना, उसके बाद सरकार पर कोई असर होगा? ऐसे कैसे होगा? आप ट्वीट कर देते हैं, सरकार हल्के में लेती है उस चीज को। मैं पल्लवी जी वही चीज कहना चाहता हूं कि अगर हम इस चीज की डिमॉन्स्ट्रेशन करें तो कोरोना आ जाता है, अगर हम इस चीज के बारे में सड़क पे उतरे तो कोरोना आ जाता है, अगर हम मीडिया में बयान दें तो कहते हैं ये तो मीडिया में बयान देते हैं और समय होता है तो कुछ किया नहीं जाता, और समय नहीं होता है तो बहाने बहुत होते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तीसरी खबर आपको बताते हैं, देश भर में कोरोना की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है। देश में आज कोरोना के 1 लाख से कम केसेस सामने आए हैं, और वहीं कोरोना के जितने भी नए मामले हैं उनकी रफ्तार लगातार धीमी होती जा रही है। और इसी बीच में बिहार में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। तकरीबन 1 महीने के बाद बिहार के लोगों को लॉकडाउन से आजादी मिलेगी। हालांकि आपको ये बता दें कि शाम को 7 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। 50% के साथ सभी सरकारी और निजी कार्यालय शाम को 4 बजे तक खुले रहेंगे। दुकानें 5 बजे तक खुलेंगी। ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकेंगे। निजी वाहन चलाने की अनुमति रहेगी। लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि यह व्यवस्था अगले 1 सप्ताह तक लागू रहेगी। अभी भी भीड़ भाड़ से बचने की जरूरत है। और वहीं यूपी के सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है, जिससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। हालांकि प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक लॉकडाउन अभी जारी है। तो बिहार में लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को भी पूरी तरीके से लॉकडाउन से मुक्त कर दिया गया। हालांकि नाइट कर्फ्यू अभी भी बरकरार है। 3 बजे 3 खबरें फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल